कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आइसलैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की हमें तवरा नाम के स्थान के बारे में बता रही है। वह कहती है कि यह पहले ही बहुत ही बढ़िया हुआ करता था, लेकिन बाद में मॉन्स्टर ने इन पर हमला कर दिया। उन्हें रोकने के लिए भगवान ने डोल हरबेंग बनाए, जिससे ये मॉन्स्टर काबू में आ गए थे। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फोटोग्राफर होता है। इसके अलावा एक दूल्हा और दुल्हन भी होते हैं, और वह फोटोग्राफर उन दोनों को जेजू द्वीप पर ले जा रहा होता है, और यह फोटोग्राफर वहाँ पर इनकी फोटो खींचने वाला है। तभी इस दूल्हे को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है, फोटोग्राफर उसे बताता है कि यह डोल हरबेंग है, जो कि पत्थर के बने हुए हैं और एक इंसान जैसे दिखते हैं। तभी वहाँ पर वह दुल्हन एक पत्थर को हाथ लगा देती है। कहती है कि इसको हाथ लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद वही पत्थर जिसने उसे हाथ लगाया था वह पिघलने लगता है। इसके बाद वहाँ पर 2 डोल हरबेंग होते हैं और वे दोनों टूट जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर 2 बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिनमें से बहुत सारा काला धुआं बाहर निकलता है, और वह दूल्हा और दुल्हन जो कुछ गड्ढे की ओर देख रहे थे उनके मुंह के अंदर चला जाता है। इसके बाद ये दोनों एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। अब वो फोटोग्राफर उनकी फोटो खींचने वाला था, लेकिन तभी देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो उन्हें पुकारता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। इसके बाद फोटोग्राफर अपने पीछे देखता है, और उसके पीछे दूल्हा होता है जो कि एक मॉन्स्टर में बदल गया है। वह यहाँ पर बहुत डर जाता है। अब वह दूल्हा उस फोटोग्राफर को मार देता है, और वहीं दूर में दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने हथियार के द्वारा दूल्हे के मुंह पर वार करता है, और वह हथियार उसके आर पार हो जाता है। इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने ऐसा किया है, और उस आदमी का नाम वान होता है। और यहीं पर हम दुल्हन को भी देखते हैं जो कि अभी जिंदा है। अब एक फादर को दिखाया जाता है, साथ में उसका बेटा भी होता है। अब ये दोनों एक फोटो को देख रहे होते हैं, जिनमें एक लड़का और लड़की होती है, और उस फोटो में से खून आ रहा था। अब वो फादर अपने बेटे से कहता है जियोवानी को बुला कर लाओ, और यहाँ पर जियोवानी एक पुजारी होता है। वहीं हम जियोवानी को देखते हैं जिसने एक लड़की को बांधा हुआ है, क्योंकि वह एक राक्षस है। अब वह उस लड़की के ऊपर एक क्रॉस का निशान लगाता है, जिससे वह लड़की चिल्लाने लगती है। साथ में वह उस मॉन्स्टर के ऊपर एक पेय पदार्थ भी डालता है। तभी वहाँ पर वह लड़का आ जाता है और उसे कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आपको चलना होगा। इसके बाद जियोवानी नीचे आ जाता है और वह उस लड़के के फादर से मिलता है, जहाँ जियोवानी उस आदमी से उस लड़के के बारे में पूछ रहा होता है जो इस तस्वीर में है। वह आदमी यहाँ पर बताता है कि यह एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसने दुनिया को सुरक्षित रखा और उसे संतुलित किया, लेकिन अभी हमारी जा चुकी है। साथ में इस फोटो में जो लड़का होता है उसे उस लड़की को मारा था। ये सब बातें वह आदमी जियोवानी को बता रहा है। वह आदमी कहता है कि यह सब एक संकेत है कि दुनिया फिर से मिटने वाली है। यहाँ पर जियोवानी कहता है कि हम क्या कर सकते हैं। वह आदमी बताता है कि हमारा एक नया रक्षक है। साथ में यह आदमी जियोवानी को एक और फोटो दिखाता है, कहता है कि एक लड़की है और किस्मत इसे फिर से जेजू द्वीप ले जाने वाली है, इसलिए तुम जेजू द्वीप जाओ और वहाँ पर तुम उस रक्षक की दुनिया को बचाने में मदद करो। अब एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम वोन मीहो होता है। साथ में इसका एक सेक्रेटरी भी होता है जिसका नाम कांग होता है। साथ में वोन मीहो के फादर का यहाँ पर एक होटल होता है जिसका नाम डेहन होता है। और अब वोन मीहो यहाँ पर एक तस्वीर को दिखा रही होती है। साथ में यहाँ पर मीडिया वाले भी होते हैं जो कि उसकी फोटो खींच रहे होते हैं, और मीडिया वाले सवाल जवाब भी कर रहे होते हैं। अब वो वोन मीहो वहाँ से आ जाती है और अपने फादर के पास आती है। साथ में कांग भी उसके साथ होता है। अभी दोनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लेडी आती है, और इसके बाद कांग और यहाँ पर वोन के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं, और यह लड़की वोन मीहो की चाची होती है। और यहाँ पर वोन मीहो की चाची कहती है कि यह होटल मेरा है। वोन मीहो बताती है कि यह होटल तुम्हारा नहीं है। वह कहती है कि 40% हिस्सा डेहन ग्रुप के अंदर आता है और 25% मेरे पिताजी के पास आता है, और आपके पास तो सिर्फ 17% ही है। और वो कहती है कि मैंने मेरी बातों की नहीं, मेरे पास 18% आता है। अब वोन मीहो की आंटी यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, उसको चिल्ला रही होती है। वह कहती है कि तुम सिर्फ एक गलती करो, उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगी और यह होटल मेरा हो जाएगा। अब हमें वोन मीहो को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठी हुई होती है और कहीं पर जा रही होती है। साथ में कांग भी होता है जो कि गाड़ी चला रहा होता है। इसके बाद इनके सामने गाड़ी आ जाती है जो कि जानबूझकर आई थी, और फिर वोन मीहो की गाड़ी उससे टकरा जाती है। तब कांग अपनी गाड़ी से उतरता है, और जो गाड़ी इनकी गाड़ी से टकराई थी उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है जो कि बहुत मोटा आदमी होता है। साथ में एक आदमी और आता है, और यहाँ पर कांग उनसे कह रहा था कि ये तुम्हारी गलती है, तुम अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गए। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वोन मीहो अपनी गाड़ी से उतर जाती है और वह उसे कहती है कि मैं माफ कर देना। वह आदमी कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी यह मांगेगा। इसके बाद वह झुकता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि और झुको, और इसके बाद वह उसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन तभी वोन मीहो उस मोटे आदमी को नीचे गिर देती है, और वही दूसरा आदमी उसकी वीडियो बना रहा होता है। वो नीचे पड़ा हुआ आदमी कहता है कि वीडियो बन गई ना। वह कहता है कि हाँ। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वोन मीहो उस पर चिल्ला रही होती है जब ये जा रहे होते हैं। यहाँ पर वोन मीहो को पता चल गया था कि
ये क्या करने वाले हैं। इसके बाद ये न्यूज सभी अखबारों में आ जाती है। साथ में एक टीवी चैनल पर चलती है कि डेहन होटल के ओनर की बेटी ने किसी को पीटा है और इसी वजह से इनके होटल के शेयर भी नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद वोनमियो अपने पिताजी के पास आ रही होती है, वहीं उसकी आंटी होती है और यहाँ वोनमियो कहती है कि ये तुम्हारा काम है, मुझे पता है। उसकी आंटी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था, बस एक गलती करो फिर मैं देख लूंगी। और अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब वोनमियो कमरे के अंदर आती है जहाँ उसके पिताजी होते हैं, साथ में एक और आदमी होता है। अब यहाँ पर मियो को बताया जाता है कि तुम्हारी वजह से हमारे होटल के शेयर नीचे गिर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। और अब वो उसे जेजू द्वीप भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मियो कहती है कि मैं जेजू द्वीप नहीं जाने वाली। वह कहती है मुझे तमरा जाने दो और वहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा लूंगी। इसके बाद यह तमरा जाती है, साथ में कानून भी इसके साथ होता है। लेकिन जब एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो वहीं पर मीडिया वाले आ जाते हैं और वहाँ पर मियो किसी तरह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मियो पार्किंग के अंदर आ जाती है और वहाँ पर कांग से बातें कर रही होती है। वह कहती है कि मैं पार्किंग में आ गई हूँ और वह यहाँ पर गाड़ी के बारे में पूछ रही होती है। कांग कहता है कि गाड़ी वहीं पर है। इसके बाद उसे गाड़ी मिल जाती है। जैसे वो अपनी गाड़ी के पास आती है तो वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है। वहाँ पर उसे एक इंसान दिखाई देता है। वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तभी वह इंसान पीछे मुड़ता है और हमें पता चलता है कि यह इंसान नहीं बल्कि एक लड़की है और यह लड़की वही है जो कि दुल्हन होती है, जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिली थी। और इस दुल्हन ने यहाँ पर किसी को मारा था। इसके हाथ में उस आदमी का दिल भी होता है। वह दुल्हन उसकी ओर देखकर कहती है तो ये आप है। इसके बाद उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर मियो भाग रही है और वह लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है। मियो किसी डायरेक्टर के अंदर आ जाती है और दरवाजे बंद कर लेती है। यह दुल्हन उसे जान से मारने वाली होती है। वह उस ट्रक के दरवाजे को फाड़ देती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसने काला कोट पहना हुआ होता है और यह आदमी वही होता है जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में मिला, जिसने दूल्हे को मारा था। और इस आदमी का नाम वान होता है और अब वान उस दुल्हन को मार देता है। अब वह मियो की ओर देख रहा होता है, तभी मियो को अचानक कुछ होता है। इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। अब मियो को एक दूसरी जगह पर ला जाता है जहाँ पर वह बेहोश होती है। इसके बाद मुझे जाग आ जाती है। वहीं पर हम कांग को देखते हैं। इसके साथ एक आदमी और होता है तो कांग बता रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। वह कांग से कहती है क्या वहाँ पर कोई काले कोट वाला आदमी था? लेकिन कांग कहता है कि मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, तुम बेहोश ट्रक वहाँ पर बुरी तरह से टूटा हुआ था। अब हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। इस लेडी का नाम बेगजू होता है। साथ में वहीं पर वान भी होता है। वो वान से बातें करी होती है। बेगजू वान से कह रही होती है कि क्या मियो ने तुम्हें पहचाना? लेकिन यहाँ पर वान कहता है कि नहीं, उसने मुझे नहीं पहचाना। बेगजू कहती है कि शायद उसे कुछ याद नहीं है, उसे याद आने में टाइम लगेगा। साथ में वान बेगजू को कह रहा है कि एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया था और वे इस मॉन्स्टर को वासनादानो कह रहे हैं। अब हमें प्राचीन जेजू द्वीप को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक जगह पर आते हैं। उस जगह का नाम तेमनाबुक होता है और यहाँ पर वासनादानों ने सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन एक परिवार के अंदर एक बच्चा बचा हुआ था और वे इसे देख लेते हैं। इसके बाद वे उस बच्चे को यहाँ से ले जाते हैं। तभी वे लोग जो कि इस बच्चे को ले गए थे उनमें से एक आदमी बाबा के पास आता है जिसका नाम जोंगरियो होता है और वह जोंगरियो से कह रहा होता है कि वासनादानों ने सभी लोगों को मार दिया, लेकिन एक बच्चा बचा हुआ है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। 5 दिन के बाद लाल चांद निकलने वाला है तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक महिला आती है और यह बेगजू होती है। बेगजू जोंगरियो से कह रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर जोंगरियो कहता है कि वासनादानों ने सभी लोगों को मार दिया, अब हम किसकी वेट कर रहे हैं? जोंगरियो कहता है कि हम इसे जरूर करेंगे, मैंने कह दिया तो कह दिया। इसके बाद जोंगरियो और साथ में कुछ और आदमी भी होते हैं। वे उस बच्चे के पास जाते हैं, साथ में कुछ और बच्चे भी होते हैं। इसके बाद उन सभी बच्चों को एक दूसरी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर एक बड़ा सारा मॉन्स्टर होता है और यह मॉन्स्टर एक वासनादानो होता है जो कि सबसे पहले आया था। जहाँ जोंगरियो इन बच्चों को बता रहा है कि ये वासनादानो है, इसने तुम्हारे परिवार को मारा है, हम इंसान इन सबको नहीं मार सकते क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। और यहाँ पर इस मॉन्स्टर को जंजीरों से बांधा हुआ होता है। अब जोंगरियो उस मॉन्स्टर के पास आता है और उसके दिल पर वार करता है और उसके दिल से कुछ तरल पदार्थ नीचे आ रहा होता है। इसके बाद वह उसे एक पत्थर की टोकरी में डाल लेता है। अब वह बच्चे को पकड़ता है और उसकी छाती पर एक गड्ढा बना देता है और उसके अंदर वह उस तरल पदार्थ को डाल देता है। इसके बाद ऐसा ही वह दूसरे बच्चे के साथ करता है और ऐसा करते ही इन बच्चों के शरीर पर कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। इसके बाद इन दोनों बच्चों को बाहर लाया जाता है जहाँ पर जोंगरियो कहता है कि अब तुम आधा इंसान और आधा दानव हो। साथ ही वह इनका नामकरण भी करता है। वह एक को वान नाम से पुकारता है और दूसरे लड़के को घुंटन कहता है। साथ ही वह उनसे कहता है कि तुम्हें अभी सीखने की जरूरत है। अब यहाँ के सभी लोग इन दोनों बच्चों को सिखा रहे होते हैं। साथ में हम वहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं और इस लड़की का नाम वेंजियो होता है और यह लड़की और कोई नहीं होती बल्कि वोनमिहो होती है। वही दूसरी ओर में वान और घुंटन को भी दिखाया जाता है जो कि प्रेक्षण कर रहे होते हैं। इसके बाद वान नीचे पड़ जाता है और वहीं पर वोनजियो ऊपर खड़ी हुई होती है और उसे देख रही होती है। साथ में वोनमियो से देख रहा होता है। अब हमें मिहो को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ वह एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठी हुई होती है और यहाँ पर वह स्कूल में पढ़ाने वाली है।
वह प्रिंसिपल से बता रहा होता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको जो चाहिए मुझे बता देना, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। अब मियो वहाँ पर कुछ बच्चों के पास आती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि मियो से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। अब मियो वहाँ से आ जाती है और एक कमरे के अंदर आती है जहाँ पर बहुत ज्यादा धूल थी। इसके बाद वह लड़की वहीं पर आ जाती है जो कि वह पहले उससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। यहाँ वह ऐसी बात करती है लेकिन बाद में हंसने लगती है और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों पहले मजाक कर रही थी। अब मियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में जा रही होती है, साथ में कांग भी होता है जो गाड़ी को चला रहा होता है। इसके बाद मियो अपने फोन को देखती है और उसे पता चलता है कि उसकी आंटी को लेहन ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद वो अपने पिताजी के पास कॉल करती है और कहती है कि ये सब क्या है। उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी आंटी को भी एक मौका मिलना चाहिए, अगर वह सही नहीं करेगी तो हम उसे बाद में देख लेंगे। मियो कहती है कि वो अच्छी नहीं है, उसी ने मुझे इन सब में फंसाया था, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद मियो फोन को कट कर देती है। अब मियो के पास एक लड़के का और फोन आता है जो कि सचिव होता है और वह मियो को कह रहा था कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने वहाँ पर जांच की और मुझे कुछ फोटोज मिली है, मैं आपके पास सेंड करता हूँ। इसके बाद उन फोटो को देख लेती है। अब वह कांग को कहती है कि गाड़ी यहीं पर रोको। अब मियो गाड़ी से नीचे उतर जाती है। तभी कांग पूछता है कि क्या हुआ और मियो उसे कह रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। उन फोटो को उसे दिखाती है। वह कहती है कि मेरी आंटी ने तुम्हें कितना पैसा दिया था, साथ में वह कहती है कि मैंने तुम्हें परिवार माना था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मियो कहती है कि अब तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते। वह कहती है कि वेतन के रूप में मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे रही हूँ। इसके बाद वह गाड़ी की चाबी कांग की ओर फेंक देती है और मियो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर कांग बहुत ही रो रहा था, साथ में मियो भी रो रही थी जब वह जा रही थी, क्योंकि मियो कांग के साथ काफी दिनों से रह रही थी और उसे अचानक से छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए वह रो रही थी। वही हम कांग को देखते हैं जिसके पास अचानक से बहुत सारा धुआं आता है और वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में दुलार धुआं के अंदर गया था। अब मियो सड़क पर जा रही होती है और अपने सचिव के पास फोन कर रही होती है ताकि उसके लिए गाड़ी भेज सके, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। तभी उसके सामने कांग आ जाता है। मियो कांग से कह रही होती है कि तुम्हें और कुछ कहना है क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कांग अपने गर्दन नीचे किए हुए होता है। वह कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद मियो उसके हाथों की ओर देखती है जो कि एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और यहाँ पर कांग की आंखें भी पीली हो जाती है। इसके बाद कांग तेजी से मियो की ओर बढ़ता है लेकिन मियो उसे अपनी एक लात मारती है और कांग नीचे पड़ जाता है। इसके बाद मियो वहाँ से भाग जाती है। अब मियो जंगल में भाग रही होती है लेकिन तभी कांग उसके पास आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर हमें वान को दिखाया जाता है जो कि तेजी से उनकी ओर आ रहा होता है और अब वह कांग का हाथ काट देता है और फिर वह एक जगह पर रुक जाता है और अब मियो वान को देख रही होती है और वान मियो को देख रहा होता है और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन आइसलैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें एपिसोड नंबर 2 की। थैंक यू।